हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आपके लिए पार्ट 1 लाया था, आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। छोटा सा वीडियो रखूँगा, बहुत लंबा वीडियो यह नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में ज़्यादा है और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, उनको हम देखने का ट्राई करेंगे, जैसे कि इससे पहले के वीडियो में किया गया था। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच 2 इंडियन स्टेट्स विल बी कनेक्टेड बाय इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। इन 5 ऑप्शंस में से गुजरात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान हरियाणा, तमिलनाडु कर्नाटका और पंजाब हिमाचल प्रदेश, इन 5 में से वह कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके बारे में बोला जा रहा है कि पहली इंडिया की जो बुलेट ट्रेन होगी उससे उन दोनों स्टेट्स को कनेक्ट किया जाएगा या जोड़ा जाएगा। जब भी आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक देश जरूर आता होगा जिसका नाम है जापान। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, फ्यूमियो किशिडा यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो जापान, जब भी बुलेट ट्रेन की बात आती है जापान का नाम सबसे पहले आता है। तो अब यही बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में आएगी और उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट हमें कौन देगा, यही जापान देगा। ठीक है, तो जापान के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट हमें दिया जाएगा यहाँ पे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा इस बुलेट ट्रेन के लिए। यह बुलेट ट्रेन हमारे भारत में 2026 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दी जाएगी। 2026 तक इसको यहाँ पे लेके आया जाएगा। इसके लिए जो पहले 2 स्टेशन या पहले 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको लेके आया जाएगा वह है एक गुजरात और दूसरी कौन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में इसको लाया जाएगा, जिसका जो रूट है 508 किलोमीटर, लगभग 508 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 350 किलोमीटर पर आवर्स है, जो कि ऑपरेटिंग स्पीड कितनी रहेगी, 320 किलोमीटर पर आवर्स इसकी रहेगी। इन दोनों स्टेशन के बीच में 2.07 आवर्स का टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे की गई है। कमेंसमेंट ऑफ वर्क 14 सितंबर 2017 है। बाकी नीचे की डेट्स पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। 2026 तक इसको इंडिया में ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा और इस रूट में टोटल 12 स्टेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, स्टेशन कौन कौन से हैं, साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार और उसके बाद मुंबई और उसके बीच में एक थाने। तो ये 12 स्टेट्स हैं, जो 12 स्टेशन हैं जो इन 2 स्टेट्स के बीच में स्टेशन के फॉर्म में इनके बीच में आएंगे। इसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी, 508 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से जानने को मिलती है। मुंबई से अहमदाबाद कहने का मतलब है गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following states is not included in the Green National Highway Corridors project for which India and the World Bank have signed a loan agreement? अभी हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जो नेशनल हाईवेज हैं उनमें ग्रीन एनर्जी का यूज ज़्यादा किया जाएगा और वहाँ पे पेड़ पौधों का यूज ज़्यादा किया जाएगा। तो ऐसे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स के प्रोजेक्ट के लिए अभी हाल ही में एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत और विश्व बैंक के बीच। तो आपको बताना है कि वह किस स्टेट के बीच किया गया था और किसके बीच नहीं था, इन 5 ऑप्शन में से क्या होगा। ठीक है, अब 5 में से एक ऑप्शन है जो इसका आंसर होने वाला है, यानी कि बाकी जो 4 हैं उनके बीच में इस प्रोजेक्ट के लिए इस लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट्स के लिए इस लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जहाँ पे ग्रीन नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई तमिलनाडु। क्यों हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये स्टेट यहाँ पे शामिल नहीं है और कौन सा शामिल नहीं है ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के 5 रखे हुए हैं। ठीक है, इससे आपको घबराने नहीं है। ऑप्शंस कितने आते हैं क्या आते हैं अभी आपको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिस इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस की खातिर आप इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, 3, 4, 5 कितने भी आते हो आपके सामने 5 ऑप्शन रखे हैं, तो इस हिसाब से आप लोग आंसर यहाँ पे देंगे। ठीक है, चलो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर यानी कि तमिलनाडु है। इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें, ये 4 स्टेट्स के बीच में इसको साइन किया गया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
ये जो एग्रीमेंट है इसमें कितने लेंथ के जो ये ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन नेशनल हाईवेज हैं, इनकी लेंथ कितनी रहेगी? टोटल 781 किलोमीटर रहेगी इन स्टेट्स में, ठीक है। और $500 मिलियन की यहाँ पे असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को दी जाएगी, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी लेंथ है यानी कि 781 किलोमीटर, और $500 मिलियन का ये यहाँ पे असिस्टेंस रहेगा विश्व बैंक की तरफ से, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जरूर दिमाग में रखेंगे। अब जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में यानी कि विश्व बैंक के बारे में। दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना की गई थी विश्व बैंक की। इसी के साथ साथ एक और संस्था है जिसको बोलते हैं IMF की स्थापना भी इसी के साथ की गई थी, ठीक है, ब्रेटन वुड्स मीटिंग के बाद। IMF इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और जो वर्ल्ड बैंक है इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैल्पस, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। डेविड मैल्पस इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अब जैसे ही वर्ल्ड बैंक का फाइनेंशियल ईयर जून में, यानी कि जब जून चलेगा तो जून में जब जैसे ही इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो उसके खत्म होने के साथ साथ जो इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मैल्पास, ये भी अपना रेजिग्नेशन इसमें सौंप देंगे। हालांकि इनका कार्यकाल अभी 1 साल का और बचा हुआ है, लेकिन कुछ एलिगेशंस के चलते हुए इनको अपना पद यहाँ पे छोड़ना है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते ही जून 2023 में अपने इस पद को यहाँ पे त्याग देंगे और छोड़ देंगे। और इस पद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंडियन मूल के व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया है। आप सभी को अगर पता है कि उनका नाम क्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? वॉशिंगटन DC में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये है आपके लिए इसके बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच इंडियन सिटी was ranked among the 2 most polluted cities in the world air quality 2022 रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन 15 मार्च। 15 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की गई एयर क्वालिटी के बारे में। उसका नाम था, टाइटल क्या था? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, ठीक है। स्विस एजेंसी है IQ एयर, जिसके द्वारा इस एयर क्वालिटी रिपोर्ट को हर साल जारी किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भिवाड़ी, हैदराबाद। इंडिया की कौन सी सिटी इसमें शामिल है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, वैसे तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी के तौर पे अगर देखा जाए या कैपिटल बोला जाए तो कौन रहेगी? हमारी दिल्ली है। लेकिन दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक एरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं भिवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? भिवाड़ी। इस भिवाड़ी को बताया गया है सबसे पॉल्यूटेड सिटी हमारे भारत की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिवाड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। IQ एयर जो कि स्विस फर्म है, इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। 15 मार्च को इसको रिलीज़ किया गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे WHO, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके वर्तमान में DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम, इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। आपको बताना है मासात्सुको आसाकावा ये किसके डायरेक्टर जनरल है, आप सभी को बताना होगा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? टेड्रोस अधानोम। हेडक्वार्टर जिससे कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिल जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी एंड कॉन्क्लेव participated in the tabletop exercise conducted by Indian Coast Guard region Northeast in the Kolkata from 14 to 16 मार्च। 14 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन के द्वारा एक टेबल टॉप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, जिसमें जो कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसमें जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में इन 5 में से कौन सा देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका, श्रीलंका यहाँ पे है। मालदीव्स भी है, मॉरिशियस भी है, बांग्लादेश भी है। तो ऑप्शन नंबर ई म्यांमार। तो जैसे ही हमारा नॉर्थ ईस्ट खत्म होता है वहाँ पे शुरू होता है म्यांमार, ठीक है। आंग सान सू की यहाँ की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जिनको वहाँ पे तख्तापलट कर दिया गया, मिलिट्री रूल वहाँ पे आ चुका है। तो इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के मेंबर के तौर पर इनमें से कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, नायपीडाओ यहाँ की राजधानी है, बाकी चारों इसके मेंबर हैं। तो ये एक्सरसाइज अभी वहाँ पे कंडक्ट की गई थी 14 से 16 मार्च के बीच में। 4th एडिशन इस एक्सरसाइज का ये रहा था, इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन ने इसको कंडक्ट किया था, ठीक है। तो आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी कंट्रीज में थी। श्रीलंका, जो कि जो भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो, जैसे श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स, मॉरिशियस, इसके साथ साथ बांग्लादेश और सेशल्स। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था।
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात अगर हम लोग करते हैं 2011 में, इसको एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स है, इनके बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग थी। 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको एक्सपेंड किया गया, जहाँ पे मॉरिशस ने भी इसको जोड़ दिया 4th मेंबर के तौर पे, और बांग्लादेश और सेशल्स इन दोनों ने इसको जोड़ा एक ऑब्जर्वर कंट्री के हैसियत से या तौर पे इसको जोड़ दिया गया, बांग्लादेश और सेशल्स को, ठीक है। चलिए, इसका मेन एम क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, समुद्र में जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना, उसके लिए कदम उठाना, ठीक है। मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू प्रायोरिटीज़ को उस रीजन में ध्यान देना, ये सारी की सारी बातें इस कॉन्क्लेव में की जाती हैं, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पार्टनरशिप विथ IIT रोपड़ ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 सेकेंड EDWG मीटिंग। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा IIT रोपड़ के साथ मिलकर के एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था मल्टीमीडिया एग्जीबिशन। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का। पहला ऑप्शन है टू शोकेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द एजुकेशन, कि शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है उसको शोकेस करना, या टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपोजर टू एंड लर्निंग विथ रिस्पेक्ट टू रिसर्च एंड कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और कोलैबोरेशन के लिए और की खातिर जो भी कुछ है फर्स्ट हैंड एक्सपोजर प्रोवाइड कराना, टू प्रमोट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन अमृतसर, अमृतसर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना, टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा सिस्टम या तंत्र प्रणाली के द्वारा जो चैलेंजेस को फेस किया जाता है उन सभी के बारे में डिस्कस करना, टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स हु अटेंड द एग्जीबिशन, सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्जीबिशन को अटेंड कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति प्रदान करना, क्या ये इसका उद्देश्य था। मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खालसा कॉलेज में IIT रोपड़ के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था मल्टीमीडिया एग्जीबिशन। मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य था टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपोजर टू एंड लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च एंड कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग क्या रिसर्च कर सकते हैं, क्या कोलैबोरेशन किसके साथ कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए एक्सपोजर को प्राप्त करना और प्रोवाइड कराना, इसका मेन उद्देश्य था। ये कहाँ पे हुआ था? आप सभी को क्या था? खालसा कॉलेज में इसको किया गया था अमृतसर में, ठीक है, 15 मार्च 2023 को, ठीक है। ये आपको बता चुका हूँ। इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किसके? शिक्षा मंत्रालय के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल इनिशिएटेड बाय ICAR ड्यूरिंग 1999-2000 के टाइम पे ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल अस्तित्व में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आप सभी को बताना है। अब ये क्वेश्चन अभी क्यों पूछा गया? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जरूर यहाँ पे चर्चा में आया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला स्टेटमेंट है टू शोकेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज टू द पब्लिक को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, टू प्रमोट इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसमें क्या इसका सही आंसर रहेगा? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अभी इन्होंने हाल ही में एक 5 दिन का कल्चरल प्रोग्राम जिसका नाम था एग्री यूनिफेस्ट, इसको क्या किया यहाँ पे? ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, मतलब इनॉग्रेट किया था, ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? बैंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ पार्टनरशिप करके उनके साथ मिलकर, ठीक है, एग्री यूनिफेस्ट को यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था, जिसमें लगभग 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 60 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सीधे कौन सा आपके दिमाग में आ जाता है? ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल। ये भी कब आया था अस्तित्व में? 1999 या 2000 के टाइम पे आया था। इसको क्यों कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, क्यों इसको इनिशिएट किया गया था?
ताकि हम लोग मीट करते हैं किन ऑब्जेक्टिव से, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, जो जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट में कम्पीट कर सकें, इस चीज़ के लिए उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के मकसद के साथ किया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये इसका गलत आंसर होने वाला है। सही आंसर क्या होगा इसका, टू प्रमोट इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 था इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान इसके मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ICAR क्या है, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके वर्तमान में हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, हिमांशु पाठक है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, आपको बताना है 8th क्वेश्चन का आंसर। कमेंट पे जाओगे तो लिखना कैसे, क्वेश्चन नंबर 8 उसका आंसर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके आंसर टिक कर देना और इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो इसके आगे से डैश करके लिखना शुरू कर देना। ठीक है, देखता हूँ आपको कितना पता है। आंसर बताएंगे इसका, वैक्सीनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 16, 17, 18, 19, 20 मार्च कब करते हैं आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द टी स्टॉल एट गुवाहाटी स्टेशन इनॉग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के जनरल मैनेजर के द्वारा अभी हाल ही में एक टी स्टॉल को गुवाहाटी स्टेशन पे इनॉग्रेट किया गया था। आपको बताना है कि ये कब किया गया था। एक्चुअली आपसे कब किया गया था शायद ये ना पूछे, लेकिन कहाँ किया गया था, क्यों किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन देना मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे आपके लिए है। ठीक है, कब किया गया था इसको, 5 मार्च को किया गया था। अब सारे ऑप्शन 5 मार्च से, कब किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 2023 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने इसको किया। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो ऑल आसाम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है उनके द्वारा पहली बार इसको वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया या ओपन किया गया। किसके द्वारा, जो भी ऑल आसाम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है उनके द्वारा इसको टी स्टॉप को वहाँ पे किया गया है, जिसको लीड किया जाएगा। किसके द्वारा, इसको लीड कौन करेगा, ट्रांसजेंडर पीपल करेंगे जो कि गुवाहाटी स्टेशन में लोकेटेड हैं। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ट्रांसजेंडर जो पीपल होते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आगे लेके आना, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडियन रेलवेज टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर। इंडियन रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का उद्देश्य रखा गया है। तो ये टारगेट ईयर कौन सा है, 20, 25, 30 या 35। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2035। ठीक, 2030 ऑप्शन नंबर सी। 2030 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिटर होंगे, ये बात यहाँ पे इनके द्वारा की गई है। इसके लिए कई स्टेप्स या इनिशिएटिव्स रेलवेज ले रही है, जिनमें से क्या है, मेन कौन कौन से हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे यूज किया जा रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसे लोकोमोटिव्स को मतलब जो 3 फेज इलेक्ट्रिक मोड लोकोमोटिव्स हैं उनको यूज किया जा रहा है। उसके साथ साथ यूज ऑफ हेड ऑन जनरेशन HOG टेक्नोलॉजी, उसके अलावा यूज ऑफ LED लाइट्स इन बिल्डिंग्स में LED लाइट्स का यूज ज़्यादा किया जा रहा है बिल्डिंग में, कोर्सेज में। ठीक है, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे ये बात की जा रही है कि हम लोग 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही सब कुछ था आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैं पार्ट 2 लेके आया आपके लिए करंट अफेयर्स का, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी ऐसे ही 3rd पार्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू।